कभी सोचा है कि कुछ लोग चुनौतियों का सामना करते हैं तो एकदम निखर जाते हैं, जबकि दूसरे उसी चुनौती के सामने बिखर जाते हैं। क्या ये सिर्फ पैदाइशी हुनर का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? और इसी सवाल की जड़ तक आज हम पहुंचने वाले हैं। हमारे पास कैरल ड्वेक की एक बहुत ही मशहूर किताब है माइंडसेट और उससे जुड़े कुछ रिसर्च। ये किताब बेसिकली इस एक शक्तिशाली आइडिया पर बनी है कि हमारी मान्यताएं, मतलब हम दुनिया को और खुद को कैसे देखते हैं, वही हमारी सफलता और खुशी की कहानी लिखती हैं। तो आज हमारा मिशन है इस सोच के ताने बाने को खोलना। हम दो तरह की मानसिकता की बात करेंगे। एक है फिक्स्ड माइंडसेट यानी स्थिर सोच, और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट, मतलब विकास की सोच। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं या सच में हमारी जिंदगी के हर पहलू पर, पढ़ाई से लेकर खेल, बिजनेस और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों पर भी असर डालती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम अपनी सोच के किसी पुराने ढर्रे में फंसे हुए हैं तो क्या उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? चलिए इस दिलचस्प पड़ताल में उतरते हैं। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। ये दो मानसिकताएं, फिक्स्ड और ग्रोथ, आखिर हैं क्या, एकदम सरल भाषा में? जरूर। तो फिक्स्ड माइंडसेट इस विश्वास पर टिका है कि हमारी काबिलियत, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा टैलेंट, ये सब पत्थर की लकीर है। जन्म से जो मिल गया सो मिल गया, मतलब उसे बदला नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। ऐसे लोग अपनी इसी फिक्स्ड काबिलियत को बार बार दुनिया के सामने साबित करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। उन्हें हर हाल में स्मार्ट दिखना होता है। और ग्रोथ माइंडसेट वाले इसके बिल्कुल उलट सोचते हैं। बिल्कुल। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है ये मानना कि हमारी काबिलियत को मेहनत, लगन और सही तरीकों से सींचा और बढ़ाया जा सकता है। ये लोग मानते हैं कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करो उतना मजबूत होता है। अच्छा। इसीलिए वो खुद को साबित करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। गलतियां उनके लिए बेइज्जती नहीं बल्कि सीखने का एक हिस्सा है। ये दिलचस्प है, क्योंकि समाज में तो हमेशा से यही बहस चलती आई है। पुराने जमाने में तो कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते थे कि बुद्धिमानी खोपड़ी के आकार जैसी चीजों पर निर्भर करती है और स्थायी है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी विडंबना छिपी है। आज जिस आईक्यू टेस्ट को बुद्धिमानी का सबसे बड़ा और स्थायी पैमाना माना जाता है, हाँ। उसे बनाने वाले अल्फ्रेड बिने खुद एक पक्के ग्रोथ माइंडसेट वाले थे। एक मिनट, क्या? ये तो हैरान करने वाली बात है। मतलब जिस टेस्ट का इस्तेमाल बच्चों पर कम बुद्धिमान का ठप्पा लगाने के लिए किया जाता है, उसे बनाने वाले का मकसद ये था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। बिनेट का मकसद उन बच्चों की पहचान करना था जिन्हें सीखने में अतिरिक्त मदद की जरूरत थी, ताकि उन्हें सही शिक्षा देकर आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था, अभ्यास, प्रशिक्षण और सबसे बढ़कर सही तरीके से हम अपने ध्यान, स्मृति और निर्णय को बढ़ाने में सफल होते हैं और सचमुच पहले से ज्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं। उनका टेस्ट एक शुरुआत थी, अंत नहीं। वाह, ये ग्रोथ माइंडसेट का आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या इसमें एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी का खतरा नहीं है? मतलब अगर कोई बहुत मेहनत के बाद भी सफल नहीं होता, तो क्या ये सिद्धांत उसे ये महसूस नहीं कराएगा कि शायद मैंने काफी मेहनत नहीं की? यस, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और ड्वेक भी इस बात पर जोर देती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ गधों वाली मेहनत का नाम नहीं है। ये स्मार्ट मेहनत के बारे में है। सही रणनीति अपनाना, दूसरों से मदद मांगना और ये समझना कि कब रास्ता बदलना है। अच्छा। सिर्फ एक ही दीवार पर बार बार सिल मारने का नाम ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। ये सीखने और हालात के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई भी कुछ भी बन सकता। मतलब ये नहीं कि कोई भी आइंस्टाइन बन जाएगा। सही कहा। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान की असली क्षमता क्या है, ये हम कभी नहीं जान सकते। जुनून, सालों की मेहनत और सही ट्रेनिंग से क्या हासिल किया जा सकता है, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। डार्विन और टॉल्स्टॉय जैसे लोगों को बचपन में बिल्कुल साधारण माना जाता था। महान गोल्फर बेन होगन बचपन में इतने बेढंगे थे कि उनमें कोई तालमेल ही नहीं था। और मशहूर फोटोग्राफर सिंडी शर्मन तो आपने पहले फोटोग्राफी कोर्स में फेल हो गई थी। एग्जैक्टली। तो हम वापस उसी सवाल पर आ रहे हैं जिससे हमने शुरू किया था। क्यों कुछ लोग चुनौतियों से निखरते हैं और दूसरे बिखर जाते हैं? अब ऐसा लग रहा है कि इसका जवाब जन्मजात प्रतिभा में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि वो असफलता शब्द का मतलब कैसे निकालते हैं। एकदम सही। और इसे समझने के लिए ड्वेक का एक शोध बहुत कमाल का है। उन्होंने कुछ बच्चों को पहेलियां दी। जब तक पहेलियां आसान थीं सब ठीक था, लेकिन जैसे ही पहेलियां मुश्किल हुईं
दोनों माइंडसेट वाले बच्चों का बर्ताव जमीन आसमान जैसा अलग हो गया। कैसे? क्या हुआ? फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे बेचैन हो गए। उन्होंने इसे अपनी बुद्धिमानी पर एक हमले की तरह देखा। उन्हें लगा अगर मैं इसे हल नहीं कर पाया तो मैं बेवकूफ कहलाऊंगा, और उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया। अच्छा। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि शायद उन्हें आसान पहेलियों में भी चीटिंग करनी चाहिए थी ताकि वे स्मार्ट दिखते। और ग्रोथ माइंडसेट वाले? उन्होंने चुनौती का मजा लिया। एक बच्चे ने तो कहा, मुझे लगा था कि ये मजेदार होगा। उनके लिए मुश्किल पहेली दिमाग की कसरत थी, उनकी बेइज्जती नहीं। हांगकांग विश्वविद्यालय का एक अध्ययन भी यही दिखाता है। जिन छात्रों की अंग्रेजी कमजोर थी, उन्हें एक सुधार कोर्स ऑफर किया गया। ग्रोथ माइंडसेट वालों ने फौरन हाँ कर दी, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वालों ने मना कर दिया। अपनी कमी को दुनिया के सामने लाने के डर से। बिल्कुल। वे थोड़े समय के लिए स्मार्ट दिखने के लिए लंबे समय तक सीखने का मौका गंवाने को तैयार थे। जब इन बच्चों से पूछा गया, आप कब स्मार्ट महसूस करते हैं, तो फिक्स्ड माइंडसेट वालों ने कहा, जब मैं कोई गलती नहीं करता या जब कोई काम मेरे लिए आसान हो पर दूसरों के लिए नहीं। यानी उनकी होशियारी दूसरों से तुलना पर टिकी है। और ग्रोथ माइंडसेट वालों ने क्या कहा? उनका जवाब था, जब कोई चीज बहुत कठिन हो और मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मैं कुछ ऐसा कर पाता हूँ जो मैं पहले नहीं कर सकता था। उनके लिए स्मार्ट महसूस करने का मतलब था अपनी सीमाओं को पार करना। ये मेहनत को देखने के नजरिए को भी पूरी तरह बदल देता है। फिक्स्ड माइंडसेट में मेहनत करना एक बुरी बात है। ये इस बात का सबूत है कि आप में पैदाइशी हुनर नहीं है। कछुए और खरगोश की कहानी याद है? हमें सिखाया जाता है कि धीमी और स्थिर दौड़ जीती जाती है, लेकिन सच तो ये है कि हम में से कोई भी कछुआ नहीं बनना चाहता। सही बात है। हम सब एक होशियार, प्रतिभाशाली खरगोश बनना चाहते हैं जो बस थोड़ी कम नींद ले। ये कहानी अनजाने में मेहनत को एक कमजोरी की तरह दिखाती है, जैसे ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनमें नेचुरल टैलेंट नहीं है। मुझे वायलिन वादक नाजिया सलर्नो सुननबर्ग की कहानी याद आ रही है। वो एक असाधारण प्रतिभाशाली संगीतकार थीं, लेकिन उनकी तकनीक में कुछ बुरी आदतें थीं। जब उनकी टीचर ने उन्हें बदलने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया। उन्हें डर था कि अगर लोगों ने उन्हें मेहनत करते देख लिया तो वे उन्हें जीनियस मानना बंद कर देंगे। और ये डर कि मेहनत आपकी प्रतिभा की पोल खोल देगी, फिक्स्ड माइंडसेट का सबसे बड़ा जाल है। और शायद खेल की दुनिया से ज्यादा दबाव और कहीं नहीं होता, जहां प्रतिभा को सब कुछ माना जाता है। मुझे लगता है ये देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है कि ये दोनों मानसिकताएं असल में कैसे टकराती हैं। टेनिस के महान खिलाड़ी जॉन मैकेनरो इसका एक क्लासिक उदाहरण है। वो मानते थे कि प्रतिभा ही सब कुछ है। जब भी वो हारते वो कभी खुद को दोष नहीं देते थे। हमेशा कोई बाहरी वजह होती थी, रेफरी खराब था, मौसम ठीक नहीं था, या फिर उनके कंधे में दर्द था। उन्होंने अपनी हार को कभी सीखने के मौके की तरह नहीं देखा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है माइकल जॉर्डन, जिन्हें कई लोग अब तक का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी मानते हैं। जॉर्डन को उनकी हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी काबिलियत पर एक फैसले की तरह नहीं लिया। उन्होंने इसे एक फीडबैक की तरह लिया कि उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है। उनका मानना था कि मानसिक दृढ़ता और दिल शारीरिक फायदों से कई ज्यादा मजबूत होते हैं। महान फुटबॉल खिलाड़ी मिया हैम भी तो यही करती थी। वो जानबूझकर खुद से बेहतर खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करती थी ताकि उन्हें हर दिन खुद को चुनौती देनी पड़े और वो तेजी से सीख सकें। हाँ, वो कहती थी, टैलेंट आपको शीर्ष पर पहुंचा सकता है, लेकिन चरित्र ही आपको वहां बनाए रखता है। और ये जीनियस या नेचुरल टैलेंट का भूत सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिजनेस की दुनिया में एक बहुत ही खास और अक्सर खतरनाक किस्म के लीडर को जन्म देता है। आप उन जीनियस विद 1000 हेल्पर्स वाले मॉडल की बात कर रहे हैं, जहां बॉस खुद को कमरे में सबसे होशियार इंसान समझता है। हाँ, एनरॉन के केनेथ ले और जेफरी स्किलिंग या क्रिसलर की ली आयको का जैसे लीडर इसके उदाहरण हैं। उनका पूरा ध्यान अपनी व्यक्तिगत महानता को साबित करने पर था। वे आलोचना से नफरत करते थे और अपने आसपास ऐसे लोग इकट्ठा कर लेते थे जो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। इससे तो ग्रुप थिंक जैसी खतरनाक स्थिति पैदा होती होगी। हाँ, ग्रुप थिंक यानी एक ऐसी स्थिति जहां टीम में हर कोई सिर्फ बॉस की हाँ में हाँ मिलाता है और कोई भी अलग राय देने की हिम्मत नहीं करता, भले ही उन्हें पता हो कि कंपनी किसी बड़ी गलती की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि असहमति को स्मार्ट नहीं माना जाता। सही कहा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर खुद को जज समझते हैं, जो लोगों को आंकते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर वे खुद को एक गाइड या कोच के रूप में देखते हैं,
जीई के जैक वेल्च या आईबीएम को बदलने वाले लू गर्सनर जैसे लोग, वे विकास में विश्वास करते थे, अपने कर्मचारियों का और अपनी कंपनी का। वे ऐसे लोगों को काम पर रखते थे जिनमें सीखने की क्षमता हो, ना कि जो पहले ही से सब कुछ जानते हो। वे मानते थे कि उनका काम दूसरों की प्रतिभा को पहचानना और उसे विकसित करना है। ये देखना फैसिनेटिंग है कि ये मानसिकता बोर्ड रूम में कैसे काम करती है। लेकिन हमारे निजी जीवन का क्या? मुझे लगता है कि वहां तो दांव और भी ऊंचे होते हैं। बिल्कुल। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर रिश्तों में एक मिथक की तलाश में रहते हैं, मतलब तत्काल, संपूर्ण और स्थायी अनुकूलता। वो उम्मीद करते हैं कि उनका रिश्ता पहले दिन से ही एकदम परफेक्ट होगा, जिसमें कभी कोई मुश्किल आएगी ही नहीं। उनकी सोच होती है, अगर रिश्ते के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो ये सही रिश्ता नहीं है। किताब में मैक्स और चार्लीन की कहानी है। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके बीच कुछ मतभेद थे। जब मैक्स परेशान होता तो अकेला रहना चाहता था, जबकि चार्लीन उस बारे में बात करना चाहती थी। और उन्होंने इस पर काम करने के बजाय रिश्ता तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वे एक दूसरे के लिए बने होते तो ये मतभेद होते ही नहीं। मतलब उन्हें लगा कि मतभेदों पर काम करना इस बात का संकेत था कि उनका रिश्ता ही गलत है। एग्जैक्टली। ये कहानी सुनकर दुख होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि समस्या उनके प्यार में नहीं, बल्कि उनके प्यार के बारे में विचार में थी। वे एक ऐसे आइडियल की तलाश में थे जो शायद होता ही नहीं है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट का नजरिया यह है कि एक अच्छा स्थायी रिश्ता बनाया जाता है, वो मिलता नहीं है। हाँ, ये प्रयास समझ और मतभेदों को सुलझाने से बनता है, साथ ही एक दूसरे के विकास में मदद करते हैं। वे समस्याओं को चरित्र की स्थायी खामियों के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें मिलकर हल करने वाली पहेलियों के रूप में देखते हैं। ये सब सुनने के बाद कोई भी जो खुद में फिक्स्ड माइंडसेट के लक्षण देख रहा है, वो शायद थोड़ा निराश हो सकता है। क्या ये पहचान हमारे ऊपर एक और ठप्पा नहीं लगा देती? क्या हम सच में अपनी इतनी गहरी सोच को बदल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, और ये इस पूरी चर्चा का सबसे उम्मीद भरा हिस्सा है। मानसिकता हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं है। सिर्फ इन दो माइंडसेट के बारे में जानने भर से ही लोग अलग तरह से सोचना और प्रतिक्रिया करना शुरू कर सकते हैं। बिल मरे की फिल्म ग्राउंड हॉग डे इसका एक बेहतरीन रूपक है ना? बहुत अच्छा उदाहरण है। नायक एक ही दिन को बार बार जीता है। शुरू में वो इसका इस्तेमाल लोगों को मूर्ख बनाने और अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए करता है। ये क्लासिक फिक्स्ड माइंडसेट है। मैं सबसे स्मार्ट हूँ और ये दुनिया मेरे खेलने के लिए है। लेकिन फिर वो बदल जाता है। हाँ, अंत में जब उसे एहसास होता है कि इससे उसे कोई सच्ची खुशी नहीं मिल रही, तो वो उस समय का उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए करता है। वो पियानो सीखता है, दूसरों की मदद करता है, वो विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। ये मानसिकता में एक शक्तिशाली बदलाव है जो दिखाता है कि हम अपने समय और चुनौतियों का उपयोग विकास के लिए कर सकते हैं। तो अगर किसी को ये बदलाव लाना है तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें? ड्वेक कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम सुझाती हैं। पहला, अपने फिक्स्ड माइंडसेट को स्वीकार करें। ईमानदारी से माने कि हम सब में किसी न किसी क्षेत्र में थोड़ी बहुत फिक्स सोच होती है। ये मानना पहला कदम है। दूसरा कदम है ये पहचानना कि इसे क्या ट्रिगर करता है। क्या यह असफलता है, आलोचना, कोई बड़ी डेडलाइन? जब आप जानते हैं कि आपकी फिक्स्ड सोच को क्या उकसाता है, तो आप उसके लिए तैयार रह सकते हैं। तीसरा कदम थोड़ा अनोखा है, लेकिन बहुत असरदार है। अपने उस फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्तित्व को एक नाम दें, जैसे चिंटू या मिस परफेक्शनिस्ट। उसे एक पहचान देना। हाँ, ये उसे आपसे अलग करने में मदद करता है। अब वो आप नहीं है, बल्कि एक आवाज है जो आपको सलाह दे रही है। और चौथा कदम, उस व्यक्तित्व को शिक्षित करें। जब चिंटू आपको कहे, अरे ये मत करो, तुम फेल हो जाओगे और बेवकूफ लगोगे, तो उसे डांटे नहीं, उसे बात करें। कहें, देखो, मुझे पता है कि ये डरावना है, लेकिन मैं इससे कुछ सीखना चाहता हूँ। चलो, इस सफर पर मेरे साथ चलो। धीरे धीरे आप उस आवाज को अपने विकास का साथी बना सकते हैं। ये मानसिकता बदलना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हम बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम उनकी तारीफ करते हैं। बच्चों की बुद्धिमत्ता की तारीफ करना, तुम बहुत होशियार हो, असल में उनकी प्रेरणा और प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाता है। ये सुनने में उल्टा लगता है। तारीफ से नुकसान कैसे हो सकता है? क्योंकि ये उन्हें एक फिक्स्ड माइंडसेट में धकेल देता है। वे सोचने लगते हैं कि होशियार होना एक स्थायी खूबी है
और फिर वे ऐसी किसी भी चुनौती से बचने लगते हैं जिसमें असफल होने का जरा सा भी खतरा हो, क्योंकि वे उस होशियार के लेबल को खोना नहीं चाहते। अच्छा। एक प्रयोग में जिन बच्चों की बुद्धिमत्ता की तारीफ की गई, उन्होंने बाद में आसान पहेलियां चुनी और मुश्किल पहेलियों पर जल्दी हार मान ली। तो इसका विकल्प क्या है? अगर हम तुम बहुत स्मार्ट हो नहीं कह सकते तो क्या कहें? प्रक्रिया की प्रशंसा करें, उनकी मेहनत की, उनकी रणनीतियों की, उनके ध्यान की और उनकी लगन की। तुम गणित में बहुत अच्छे हो कहने के बजाय कहें, तुमने उस सवाल पर सच में बहुत मेहनत की, मुझे तुम्हारा तरीका पसंद आया कि कैसे तुमने अलग-अलग रास्ते अपनाए। या शाबाश, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। बिल्कुल। जब आप प्रक्रिया की प्रशंसा करते हैं, तो आप बच्चों को सफलता के असली उपकरण दे रहे होते हैं। वे सीखते हैं कि सफलता मेहनत, अच्छी रणनीतियों और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से मिलती है। ये उन्हें जिंदगी भर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समेटें तो ये साफ है कि हमारी मान्यताएं सिर्फ हमारे दिमाग में तैरती हुए विचार नहीं हैं, वे उस दुनिया का निर्माण करती हैं जिसमें हम रहते हैं। बिल्कुल। ये समझना कि एक स्थिर मानसिकता हमें कैसे पिंजरे में बंद कर सकती है और एक विकासवादी मानसिकता हमें कैसे पंख दे सकती है, जिंदगी बदलने वाला हो सकता है। ये सिर्फ कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है। ये सीखने, सुधार करने और ये मानने के बारे में है कि हमारी क्षमता का कोई अंत नहीं है। ये जानने के बारे में है कि असफलता एक पूर्ण विराम नहीं, बल्कि विकास की कहानी का एक कौमा है। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। जिंदगी का वो कौन सा एक क्षेत्र है जहां एक फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्तित्व किसी को रोक रहा हो सकता है, चाहे वो करियर हो, कोई हॉबी हो या कोई रिश्ता। और उस व्यक्तित्व को शिक्षित करने और विकास की दिशा में पहला छोटा ठोस कदम क्या हो सकता है?